हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में, और आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस पर यानी ओएमआर शीट पर होने वाला है, तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं की है और आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको बताने वाली हूँ, जो पिछले कई सालों से एग्जाम में पूछ रहा है। और इसके अलावा जो आपकी टोटल 8 यूनिट्स हैं उनको ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए, भारतीय समाज की मूल इकाई किसे माना जाता है। तो देखिए, मैं आपको आपकी टोटल 8 यूनिट्स पूरी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है आपके सोशियोलॉजी की और इसके अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की, तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मास्टर पॉइंट बीए का एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हर एक सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस कराई जाती हैं और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाता है। तो भारतीय समाज की मूल इकाई मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्राम यानी गाँव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, कस्बा शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस प्रकार के क्षेत्र के लिए होता है। तो आपको अच्छे से याद होगा, जिन क्षेत्रों में गांव और शहर दोनों की विशेषताएं मिलती हैं उसको कस्बा यानी टाउन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण और शहरी विशेषताओं वाले क्षेत्र आपका सही उत्तर है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है, नगरीकरण का प्रमुख कारण क्या माना जाता है। तो औद्योगिकीकरण को नगरीकरण का सबसे इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, भारतीय ग्राम समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। ये सारे बहुत ही इजी होते हैं, आपको जब आपका 4 ऑप्शन मिलेगा तो आप इजीली पढ़कर अपने चारों ऑप्शन में अपना एक राइट ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। कैसे चूज़ करेंगे, भारतीय ग्राम यानी गांव समाज की विशेषता क्या है, सामुदायिक भावना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, लोक समाज की अवधारणा किस समाजशास्त्री से संबंधित है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन क्या होता है। तो ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन पंचायत होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, नगरों में किस प्रकार के संबंध अधिक पाए जाते हैं। तो द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं नगरों में यानी शहरों में। शहर पूछे या नगर, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, भारतीय कस्बों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित होती है। तो भारतीय कस्बा में देखो छोटे व्यापार भी होते हैं और कृषि भी होता है, क्योंकि कस्बा यानी टाउन में आपको गाँव और शहर दोनों की विशेषता मिलेगी। शहर में व्यापार होता है, गांव में कृषि, और टाउन में दोनों चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, नगरीय जीवन शैली की अवधारणा किसने दी। तो लुई विर्थ ने दी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, ग्राम से नगर की ओर जनसंख्या के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। पलायन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है, देखिए, नगरों में सामाजिक गतिशीलता अधिक होने का कारण क्या है। तो रोजगार के विविध अवसर होते हैं नगरों में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, कस्बाई संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। तो परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, भारत में नगर प्रशासन का प्रमुख निकाय कौन है। तो नगर प्रशासन की बात होगी तो नगर निगम होगा, नगर निगम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, देखिए, ग्रामीण समाज में परिवार का प्रमुख स्वरूप कौन सा रहा है। तो ग्रामीण में जब आप बात करेंगे तो ग्रामीण की बात होगी तो संयुक्त परिवार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ किताब किसने लिखी। तो ये पुस्तक लिखी थी लुई विर्थ ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ग्रामीण समाज में सामाजिक संबंध सामान्यतः कैसे होते हैं।
तो ग्रामीण समाज में जो संबंध होते हैं वो मैं आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ा भी चुकी हूँ। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा है गांव की जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या घनत्व कम होने की वजह से वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से पर्सनली जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत। अगला है भारत में सबसे तेज नगरीकरण किस काल में हुआ? तो औपनिवेशिक और आधुनिक काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है। देखिए आपने कुछ भी तैयार नहीं किया तो आप इस एक वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाएगी। आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच सेतु का कार्य कौन करता है? तो कस्बा करता है, क्योंकि दोनों की विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला आपका है, देखिए ग्रामीण समाज में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो जाति है। जाति के अकॉर्डिंग ग्रामीण समाज में लोग बटे होते हैं उच्च और निम्न। तो ऑप्शन नंबर डी जाति आपका सही उत्तर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगरों में संयुक्त परिवारों के विघटन का मुख्य कारण क्या है? तो नगरों में देखो जॉइंट फैमिली आपको कम देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको सिंगल फैमिली देखने को मिलेगी, यानी केवल पेरेंट्स और उनके बच्चे। तो व्यक्तिगत जीवन शैली होती है, यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा हाई फाई, थोड़ा दूसरे तरीके का होता है। नगरों शहरों के मतलब कि गाँवों के अकॉर्डिंग नगर या शहर की जो लाइफ स्टाइल होती है व्यक्तिगत होती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको जॉइंट फैमिली नहीं देखने को मिलेगी, मतलब बहुत कम मिलेगी, ज़्यादा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक अध्ययन सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? तो भारत में जब समाजशास्त्र एक अलग सब्जेक्ट के रूप में विकसित हुआ, जिसमें योगदान था जीएस घुरिये का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, तो सबसे पहले औपचारिक रूप से मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को पढ़ाया गया और 1919 में इसका अलग डिपार्टमेंट भी यहाँ पर बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र की स्थापना में किस विद्वान का विशेष योगदान रहा? तो जीएस घुरिये का ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसी वजह से इनको भारतीय समाजशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। तो इसलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है या भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय समाजशास्त्र का जनक जीएस घुरिये को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, भारत में समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है? देखो ये पढ़ाया जाने लगा था 1914 से लगभग, लेकिन एक अलग डिपार्टमेंट इसका 1919 में बना, 1919 में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला है, भारतीय समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? जीएस घुरिये को। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, जाति और प्रजाति भारत में पुस्तक किसने लिखी? यानी भारत में जाति और प्रजाति बुक का नाम है ये, तो इसके राइटर है जीएस घुरिये। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी? तो एम.एन. श्रीनिवास ने दी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी? तो ए.आर. देसाई ने लिखी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, भारत में समाजशास्त्र को स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित करने का योगदान रहा, किसका रहा? तो ब्रिटिश मिशनरियों का नहीं रहा, भारतीय विश्वविद्यालयों का रहा। तो आप चारों ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भारतीय विश्वविद्यालयों का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, डीपी मुखर्जी किस दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मार्क्सवादी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला है, भारत में समाजशास्त्र का विकास प्रारंभ में किस विषय से जुड़ा रहा? तो इतिहास और अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए राइट है। अगला है, भारतीय समाजशास्त्र में जनजातीय अध्ययन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो जनजातीय अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं आपके, देखिए डी.एन. मजुमदार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, समाजशास्त्र के उद्भव का मुख्य कारण माना जाता है? तो सामाजिक परिवर्तन और औद्योगिक क्रांति। यूनिट नंबर 2 में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि भारत में समाजशास्त्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ, तो आप देख कर पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट है।
अगला इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारतीय समाज की संरचना और समस्याओं का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, भारत की सांस्कृतिक विविधता का मुख्य आधार क्या है? तो विविधता का मुख्य आधार होगा अनेक भाषाएं, धर्म और जातियां। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, भारत में एकता में विविधता का विचार किससे संबंधित है? तो भारत में एकता है विविधता के बावजूद भी, तो ये जो विचार संबंधित है सांस्कृतिक विशेषता से है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो 1956 माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने में कौन सा तत्व सबसे अधिक सहायक है? तो सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए सहिष्णुता का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, जातिवाद का अर्थ क्या है? तो देखो, हर एक टॉपिक में आपकी जब यूनिट्स को पढ़ा रही थी तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। जातिवाद का मतलब होता है कि अपनी जाति को सबसे श्रेष्ठ मानना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो भारत में जाति व्यवस्था का मुख्य आधार जन्म है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, क्योंकि व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है वो उसी जाति का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सामूहिक निवास एवं संपत्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, संयुक्त परिवार की मुखिया सामान्यतः कौन होता है? तो जब जो सबसे वृद्ध यानी सबसे एज में जो ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, जो थोड़ा एज वाले होते हैं, बूढ़े होते हैं, वही घर के मुखिया होते हैं संयुक्त परिवार में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट। अगला है, वर्ग व्यवस्था का मुख्य आधार क्या होता है? तो आर्थिक स्थिति से ही वर्ग व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अंतर्विवाह किसे कहते हैं? तो अपनी जाति या समूह में विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए, संयुक्त परिवार प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या माना जाता है? तो आर्थिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वजह से समाज में दो वर्ग उत्पन्न होते हैं, पूंजी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, और एक श्रमिक वर्ग जो कि गरीब वर्ग होते हैं, जिससे कि समाज में असमानताएं पैदा होती हैं, आर्थिक असमानताएं पैदा होती हैं, जिससे वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। तो कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देते हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करते हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, विवाह का कौन सा प्रकार एक पति पत्नी पर आधारित है? तो एक विवाह, यानी कि एक विवाह। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का प्रमुख दोष क्या है? तो सामाजिक असमानता। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, विवाह संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो सामाजिक स्थिरता और संतान उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या में वृद्धि होना, मतलब कि एकदम ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाए। जैसे देखिए, जनसंख्या में अत्यधिक और अनियंत्रित वृद्धि ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ, इसका कारण, इसके परिणाम और इसमें जो माल्थस का सिद्धांत है, सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अगला है, जनसंख्या सिद्धांत किस विद्वान का से सर्वाधिक संबंधित है? तो थॉमस माल्थस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या किस गति से बढ़ती है? तो ज्यामितीय गति से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, माल्थस के अनुसार खाद्य उत्पादन किस गति से बढ़ता है? तो अंकगणितीय गति से। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है? तो जन्म दर अधिक होना और मृत्यु दर में कमी होना जनसंख्या विस्फोट का कारण है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत कितने चरणों में विभाजित है? तो 4 चरणों में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है।
अगला है माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के सकारात्मक अवरोध कौन से हैं? तो अकाल, महामारी एवं युद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भूमि पर दबाव बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो राइट है। अगला है माल्थस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? तो ये तकनीकी प्रगति की उपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है ज्योतिबा फूले किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सत्यशोधक समाज से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है जातिवाद राष्ट्रीय विकास में बाधक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह सामाजिक विभाजन उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है जातिवाद का अर्थ क्या है? तो अपनी जाति को सबसे श्रेष्ठ मानना जातिवाद है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है जातिवाद सामाजिक एकता के लिए क्यों हानिकारक माना जाता है? क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है जातिवाद का सबसे बड़ा सामाजिक दुष्प्रभाव क्या है? तो सामाजिक विघटन होता है। ये सारे एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जाति व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? तो विरोधात्मक था, यानी ये जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है जातिवाद को समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या माना जाता है? तो सामाजिक और शैक्षिक जागरूकता। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? तो सांप्रदायिकता का मतलब होता है अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर अन्य धर्मों से विरोध रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्यों हानिकारक है? तो देखो, यह समाज में विभाजन उत्पन्न कर देती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है भारत के विभाजन का प्रमुख कारण क्या बना? तो सांप्रदायिकता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है भारतीय संविधान को किस प्रकार का राज्य भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित करता है? तो भारत का सिद्धांत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल में एक जगह है नक्सलबाड़ी, वहाँ से शुरू हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है नस्लवाद आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1900 आपका हो जाएगा 67। ऑप्शन नंबर सी 1967। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नक्सलवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो नक्सलवादी आंदोलन के प्रमुख नेता चारू मजूमदार थे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है नक्सलवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सशस्त्र क्रांति द्वारा सामाजिक परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो आज की वीडियो में जितना भी एमसीक्यू मैंने आपको बताया है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको तैयार कर लीजिए। और सोशियोलॉजी के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार अपलोड हो रही हैं। आपके को करिकुलर की भी वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी, तो देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।